Hi everybody, welcome back to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, करेंटली हमारी ऑर्गेनिक की एक नेम रिएक्शन सीरीज चल रही है बाय द नेम एसेंशियल 40 और इस सीरीज में ऑलरेडी 6 नेम रिएक्शंस मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आज के इस सेशन में हम 7th नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो अमाइंस को बिलोंग करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स याद रखिए, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हर कैटेगरी के अमीन्स नहीं देते, इसे सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देते हैं। ओनली एप्लीकेबल ओवर प्राइमरी अमीन्स ओनली। हाँ, बट ये याद रखिएगा कि प्राइमरी अमीन्स के अंदर बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमीन्स इस रिएक्शन को दे सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को मालूम है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स में एक कोई अल्काइल चेन होगी जिसके आगे NH2 लगा होगा, और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स में कोई एराइल ग्रुप होगा लाइक बेंजीन रिंग, या उसका कोई डेरिवेटिव हो सकता है रिंग का, उसके ऊपर NH2 लगा होगा। जैसे रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है तो एनिलीन है, और एनिलीन भी एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। तो प्राइमरी एलिफेटिक एज वेल एज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन दोनों ही इस रिएक्शन को देंगे। हाँ, बट ये रिएक्शन 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये याद रखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने बोर्ड पे, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज द हॉफमैन्स आइसोसाइनाइड रिएक्शन, या सिर्फ आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। आइसोसाइनाइड रिएक्शन इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स इसे क्योंकि इस रिएक्शन में व्हेन प्राइमरी अमीन्स आर ट्रीटेड विद alcoholic KOH in presence of chloroform, then the main products are isocyanide. इस रिएक्शन में आइसोसाइनाइड्स मेन प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और ये आइसोसाइनाइड्स जितने भी होते हैं ना, याद रखिएगा, आइसोसाइनाइड्स आर एक्सट्रीमली फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स, दे हैव एन एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ओडर। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हम साइनाइड्स की बात करें तो साइनाइड्स बहुत ही प्लेजेंट स्मेलिंग होते हैं, लेकिन अनलाइक साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स बहुत ही फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि वो एक फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट है और ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन दे रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम प्राइमरी अमीन्स को सेकेंडरी और टर्शरी अमीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लैब में एक टेस्ट ट्यूब में एक अमीन दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि इस टेस्ट ट्यूब में एक अमीन है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि वो 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या 1 डिग्री है। आपको खुद एक टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करना है कि कहीं इस टेस्ट ट्यूब में एक प्राइमरी अमीन तो नहीं है। तो आप इस प्राइमरी अमीन के अंदर, इस अमीन के अंदर आप क्लोरोफॉर्म और KOH का मिक्सचर ऐड करिए, और अगर क्लोरोफॉर्म और KOH का मिक्सचर ऐड करते ही एक बहुत ही फाउल स्मेलिंग कंपाउंड इसके अंदर डेवलप हो जाए तो समझ लीजिए कि प्राइमरी अमीन कंफर्म हो गया। अगर फाउल स्मेलिंग कंपाउंड नहीं आता है या कोई रिएक्शन नहीं होता है तो आप समझ लेंगे कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन रहा होगा। बट हर प्राइमरी अमीन KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करने पे फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड्स बनाता है, and that's why this reaction is also known as the isocyanide reaction or the isocyanide test. सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने इस रिएक्शन का एक जनरल एग्जांपल लिख रहा हूं, और उस जनरल एग्जांपल के बेसिस पे हम उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। व्हेन आई से जनरल एग्जांपल, तो जनरल एग्जांपल का मतलब होता है कि R की टर्म्स में हम कोई ग्रुप यहां पे लिख देंगे। मैं उस R को कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला अलाइन नहीं करूंगा, जैसे मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं CH3NH2 लिखूं या C2H5NH2 लिखूं। अगर मैंने CH3NH2 या C2H5NH2 लिख दिया तो वो तो एक प्रॉपर एग्जांपल हो गया, लेकिन एक स्पेसिफिक एग्जांपल की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल एग्जांपल की बात कर रहा हूं। तो R की टर्म्स में पहले मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, फिर उसके बाद हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस हॉफमैन्स आइसोसाइनाइड रिएक्शन। सबसे पहले तो ये याद रखिए, किसी भी प्राइमरी अमीन को जब हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करवाते हैं, CHCl3, क्लोरोफॉर्म is CHCl3 in presence of 3 molecules of KOH, alcoholic KOH this should be। तो आप देखिए RNH2, जितने भी कार्बन वाला आपने अमाइन लिया है, आपको उतनी ही कार्बन की चेन लेंथ वाला आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। मतलब इस R के आगे NH2 के बदले R के आगे NC, this will be the main product, plus 3 molecules of KCl along with 3 molecules of water as a byproduct produce होंगे। We will all learn this कि ये रिएक्शन कैसे हुआ है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके सारे एस्पेक्ट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे।
बट एक डायरेक्ट रिएक्शन स्टूडेंट से याद रखिए कि किसी भी प्राइमरी अमीन को जब हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड्स मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर सपोज करो मैं एक एरोमेटिक वाला एग्जांपल दे देता हूं आपको, रिंग के ऊपर NH2, दिस इज एनिलीन। इसे अगर मैं क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH की जगह आप NaOH भी ले सकते हो, तो N के आगे H2 हट के N के आगे C लग जाएगा, रिंग के ऊपर NC विच इज फिनाइल आइसोसाइनाइड along with 3 molecules of KCl plus 3 molecules of water. So this is the direct reaction students. अब मैं आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा, बट अगेन आई एम टेलिंग यू मैकेनिज्म आपको क्लास 12th के लिए नहीं करना। क्लास 12th में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म स्टूडेंट्स। दिस इज द जनरल रिएक्शन। देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए, इस रिएक्शन में हर रिएक्शन मैकेनिज्म में आप लोगों को पता होगा कोई ना कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। द 3 मोस्ट कॉमन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस एंड कार्बन आयंस। बट इस रिएक्शन में एक नया ही इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो आप लोगों ने बहुत रेयरली सुना होगा। ऐसा इंटरमीडिएट रीमर्टिमन रिएक्शन में भी जनरेट होता है। इस रिएक्शन में जनरेट होने वाला इंटरमीडिएट इज डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो देखते हैं कि डाइक्लोरोकार्बीन किसे कहते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल क्यों बिहेव करता है और ये इंटरमीडिएट बनता कैसे। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप देखिए स्टूडेंट्स। एज यू नो कि KOH इज बेसिक इन नेचर, तो सबसे पहले KOH डिसोसिएट्स टू गिव K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, एंड दिस OH नेगेटिव इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 तरह के बेसिस होते हैं। अर्हीनियस बेस तो वो होता है जो OH देता है। ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि ब्रॉन्स्टेड बेस इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर। हर वो चीज जो H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखती है, दैट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये जो OH नेगेटिव जनरेट हुआ है ना, दिस OH नेगेटिव कैन एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ये किसी एसिडिक हाइड्रोजन को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्लोरोफॉर्म हम यूज कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इस क्लोरोफॉर्म के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि क्लोरोफॉर्म के इस कार्बन पे लगा हुआ यह हाइड्रोजन एसिडिक होता है। हर वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है जिस हाइड्रोजन के एडजेसेंट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। आप इमेजिन करो अगर एसिड की तरह ये H प्लस यहां से निकल जाए तो H प्लस का निकलने के बाद कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, और इस नेगेटिव को ये 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन अपने -I इफेक्ट के थ्रू पीछे पुल करके स्टेबलाइज कर देंगे। तो क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो पा रहा है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से, इसीलिए इस कार्बन पे लगे वो हाइड्रोजन एसिडिक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन एटम्स ऑफ दिस कार्बन। तो क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन के पास हमारा ये ब्रॉन्स्टेड बेस आएगा। अब देखो आप काउंट करिएगा पूरे मैकेनिज्म में, मैंने ओवरऑल रिएक्शन में दिखाया कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH यूज होती हैं, 3 KCl प्लस 3 H2O बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो पूरे मैकेनिज्म में नोट करेंगे कि कहां कहां वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH यूज हुए। सो दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ KOH जिसका OH नेगेटिव एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस आएगा और यहां से H प्लस को विड्रॉ करके ले जाएगा। अगर यहां से H प्लस विड्रॉ हो गया एज यू कैन सी, तो H प्लस के विड्रॉ होने पे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने पास रख लेगा, और एक तो ये वाटर अलग हो गया -H2, ये पहला वाटर मॉलिक्यूल अलग हुआ, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि कार्बन पे रह गए तो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर विद अ नेगेटिव चार्ज बचेगा अलोंग विथ 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन एटम्स। अब देखिए ये जो इंटरमीडिएट बना ना, ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज डीस्टेबलाइजिंग होता है। वैसे तो किसी भी एलिमेंट पे कोई भी चार्ज डीस्टेबलाइजिंग होता है, लेकिन अपोजिट नेचर के एलिमेंट्स पे अपोजिट चार्जेस ज्यादा डीस्टेबलाइज करते हैं उन्हें। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आर हाईली डीस्टेबलाइजिंग। तो ये याद रखिएगा, कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्लोरीन इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली तोड़ेगा और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एक Cl नेगेटिव डिपार्ट कर जाएगा। तो दिस विल लीड टू द
डिपार्चर ऑफ 1 Cl नेगेटिव, और अगर एक Cl बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाए तो पीछे क्या बचेगा स्टूडेंट्स? कार्बन, उस पर 2 क्लोरीन बचेंगे, नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा बिकॉज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन लेके निकल गया। लेकिन याद रखिएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर तो अब भी यहीं पे है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को टूटने से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वही वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके गया, तो कार्बन के पास जो पेयर था वो अब भी यहीं पे है। अब दिस स्पीशीज इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, डाइक्लोरोकार्बीन, एक नया टाइप का इंटरमीडिएट जो आप लोगों ने बहुत ही रेयरली देखा होगा। सबसे पहले तो मैं इसका नाम लिख दूं, डाइक्लोरोकार्बीन। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है एंड दिस कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो स्टूडेंट्स, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बैठे हुए हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के आसपास है। यानी कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड विद एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड एनीथिंग विच इज हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल वो एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का काम करता है। तो ये याद रखिएगा, दिस डाइक्लोरोकार्बीन इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले स्टेप में तो डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन हुआ। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। देखिए, ये जो अमाइंस होते हैं ना, प्राइमरी अमीन्स, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एंड एनीथिंग दैट कंटेन्स अ लोन पेयर इज अ लुईस बेस। लुईस बेस लोन पेयर डोनर होता है, तो ये लोन पेयर किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को डोनेट कर सकता है। तो देखिए, इस प्राइमरी अमीन के पास जैसे ये डाइक्लोरोकार्बीन आएगा, डाइक्लोरोकार्बीन इज CCl2 विद अ लोन पेयर ओवर कार्बन। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू विल मेक एन अटैक ओवर दिस कार्बन एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, अब देखो नाइट्रोजन पे जो दोनों H है ना, मैं ऐसे लिख देता हूं, RNHH CCl2, और इन दोनों Cl को भी एक्सपैंड करके दिखा देते हैं स्टूडेंट्स। देखो, नाइट्रोजन ने क्योंकि अपना एक पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कार्बन को दे दिया, तो नाइट्रोजन पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन का ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अभी उस पे एज इट इज है, और इस पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन पे एक पेयर एक्स्ट्रा उसे शेयर करने के लिए मिल गया। तो दिस बिकम्स एन इंटरमीडिएट अगेन। अब क्या होगा फर्दर स्टूडेंट्स? देखिए, आपको मैंने अभी अभी बताया ना कि अपोजिट चार्जेस ओवर द अपोजिट एलिमेंट्स आर हाईली डिस्टेबलाइजिंग। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज काफी डिस्टेबलाइजिंग है। कार्बन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सॉरी कार्बन एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइजिंग है। तो ये मॉलिक्यूल बेसिकली अनस्टेबल है, और ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये कार्बन अपने इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू इस प्रोटॉन को अपने पास विड्रॉ कर लाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर ये H अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे ही छोड़ दे और H+ बन के कार्बन पे चला जाए, तो नाइट्रोजन को उसका पेयर वापस मिल जाएगा। जो इस बॉन्ड में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और नाइट्रोजन पे आ जाएंगे, तो नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा, और H पॉजिटिव कार्बन पे चला जाएगा, तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज भी स्टेबलाइज हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे ये बन जाएगा, मैं थोड़ा सा टिल्टेड करके यहां नीचे की तरफ बना देता हूं, RN, इस पे एक ही H बचेगा, यहां हो जाएगा CHCl। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर और किसी पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। फोर्थ स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में ये RNHCHClCl, आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इस कार्बन पे 2-2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन लगे हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन इस कार्बन और कार्बन के पीछे वाला नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, बिकॉज 2 क्लोरीन एक्सर्ट अ -I इफेक्ट, और उस -I इफेक्ट के इंफ्लुएंस में क्या होगा कि ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर यहां जाएगा। जैसे ये लोन पेयर यहां जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहां डबल बॉन्ड बनते ही कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होगी, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होते ही ये Cl यहां से बाहर निकल जाएगा। तो आप देखिए क्या होगा, दिस विल बिकम RNH, ये लोन पेयर यहां जा रहा है तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा CH, और एक ही Cl बचेगा इस पे, क्योंकि एक Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। लेकिन इस प्रोसेस में क्योंकि नाइट्रोजन अपना एक पेयर यहां पे दे रहा है डबल बॉन्ड बनाने के, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। कार्बन ने हाउएवर अपनी वैलेंसी मेंटेन रखी,
क्योंकि अगर उसने पीछे से डबल बॉन्ड बनाया तो आगे से Cl को निकाल भी दिया। नाउ दिस इज अगेन अ स्लाइटली अनस्टेबल कंपाउंड। इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसके पास अगेन OH नेगेटिव आएगा। अब देखिए दिस इज द सेकेंड OH नेगेटिव। पहला OH यहां पे पार्टिसिपेट कर रहा था, दूसरा KOH का मॉलिक्यूल उसका OH यहां से आया, और अब की बार ये OH नेगेटिव अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहां से H प्लस को विड्रॉ करके ले जाएगा, और जैसे ही H प्लस विड्रॉ होगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने पास रख लेगा और अपने पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लेगा, एंड दिस विल बिकम, ये हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा स्टूडेंट्स इस तरह का RN, N के पास लोन पेयर आ गया, डबल बॉन्ड CH तो आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब ये बॉन्ड टूटा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने रख लिए। नाइट्रोजन आप देख सकते हैं ट्राइवेलेंट होता है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन, किसी पे कोई चार्ज नहीं है, सबका ऑक्टेट भी पूरा है, तो अल्टीमेटली एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया, और यहां पे वाटर निकल गया -H2O। दिस इज द सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप। लास्टली देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो स्पीशीज बनी हमारी RN, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, डबल बॉन्ड CH अब क्या होगा इसमें? अब देखिए ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहां भेजेगा, बिकॉज अगेन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लोरीन अपने -I इफेक्ट के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट डाल रहा है, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट की वजह से ये लोन पेयर यहां जाएगा। तो जैसे ही ये लोन पेयर यहां से यहां जाएगा तो यहां ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होते ही कार्बन इस क्लोरीन को अपनी वैलेंसी मेंटेन करने के लिए निकाल देगा, और ये बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड CH, नाइट्रोजन पे एक बार फिर पॉजिटिव आ जाएगा, Cl नेगेटिव रिलीज हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन ने तो अपनी वैलेंसी मेंटेन रखी हुई है, लेकिन नाइट्रोजन यहां पे ओवरवैलेंट हो रहा है। ओवर वैलेंसी इसने अटेन कर लिया। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, लेकिन इसने अपना लोन पेयर भी आगे बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, 4 बॉन्ड बना लिए और पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस मेक्स नाइट्रोजन अनस्टेबल। तो फाइनली इस नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करने के लिए इसके पास लास्ट स्टेप में एक तीसरा OH नेगेटिव आएगा, द थर्ड OH नेगेटिव मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं 3 KOH हमने यूज करे थे, तो ये तीसरा और आखिरी KOH का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। ये OH नेगेटिव आएगा और यहां से इस H प्लस को विड्रॉ करके ले जाएगा। जैसे ही OH नेगेटिव इस H प्लस को विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे ही रह जाएंगे, और आप देखेंगे ये बन जाएगा RN पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब देखिए ऑल्दो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर आप इस पूरे मॉलिक्यूल को देखें RNC, तो N और C एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल बिकम्स स्टेबल। सो दिस इज द फाइनल आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड है, एंड दीज आर एक्सट्रीमली फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं ये, और इसीलिए हम इस रिएक्शन को प्राइमरी अमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्राइमरी अमीन्स को 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अब देखिए मैंने आपको एक डायरेक्ट रिएक्शन बताया, उसका डिटेल्ड मैकेनिज्म भी बताया। फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द शॉर्टकट, अ ट्रिक टू लर्न दिस रिएक्शन। देखिए आई होप आप अगर इस वीडियो को पॉज करना चाहें तो पॉज करके आप इस मैकेनिज्म को नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इरेज करके अब आपको शॉर्टकट बताता हूं। ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं करना है तो उन्हें शॉर्टकट बहुत काम आएगा कन्वर्जन्स में और रिएक्शंस को अप्लाई करने में। देखिए इस RNH2 से या RNC कैसे बना वो मैं आपको एक शॉर्टकट के फॉर्म में समझा रहा हूं। आप देखिए प्राइमरी अमीन को हम ऐसे लिख सकते हैं RNH2, दिस इज RNH2। क्लोरोफॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं HCCl3, और 3 मॉलिक्यूल्स KOH के हम एज इट इज लिखते हैं, जैसे ऊपर लिखे हुए वैसे ही हमने लिख दिए। अब देखिए एक शॉर्टकट ये है कि ये वाले 3 Cl तो इन 3 K के साथ 3 KCl निकल जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl निकल गए। अब देखिए ये बॉक्स के अंदर जो 3 H दिख रहे हैं आपको, H, H और H, ये वाले 3 H इन तीनों H के साथ, दीज आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH, इनके साथ 3H2O बना लेंगे, और इस N के आगे ये C जुड़ जाएगा।
सो N के आगे अगर ये C अटैच हो जाए तो R NC। सो दैट वाज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। आपने देखा बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं यूजिंग दिस शॉर्टकट, कि आपको अगर डायरेक्टली इस रिएक्शन से पता लगाना है कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा तो आप मानकर चलिए कि प्राइमरी अमीन में ये जो N है ना, इस N के आगे क्लोरोफॉर्म का C अटैच करना है बस आपने। सो दिस इज द शॉर्टकट स्टूडेंट्स, एंड आई होप दिस वाज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोगों को कार्बालामाइन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म और उसके सारे एस्पेक्ट्स समझ में आ गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल कम along with another important organic name reaction. Till then, have a great day. Thank you.